फिर से एक बार आर्यन। सुपरपोजिशन को तीन कैटेगरी में देखते हैं। एक देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले सेम ओमेगा के, तो बनता है स्टैंडिंग वेव। एक देख रहे हैं ओमेगा 1 नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 2 वाले, जिनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से कम हो, कुछ किताब 15 लिखता है, तो इनके सुपरपोजिशन से जो इवेंट होता है उसे कहते हैं बीट्स। और यदि एक ही डायरेक्शन के जाने वाले ये ओमेगा जब सुपर इम्पोज होते हैं तो इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरफेरेंस। स्टैंडिंग वेव में हम लोगों ने देखा यदि एक इक्वेशन हमारे सामने है y1 a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, तो यदि वापस जाने वाला होगा रिफ्लेक्ट होके तो ऐसे देखा करते थे sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और इनको सुपर इम्पोज कर देते थे y1 प्लस y2। तो चेक करिए ये आ गया था 2a cos के एक्स sin ओमेगा t। और अब हम दूसरे के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैंने माना कि ऐसे दो साउंड आए, दो अलग अलग साउंड सोर्स से, ट्यूनिंग फॉर्क है ये, जिनके फ्रीक्वेंसी अलग अलग थे f1 f2, और यहाँ पर है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब यहाँ मान लो कान है एक डिटेक्टर, और इसके पास पहुंचा y1 और y2। तो y जो यहाँ आएगा वो क्या होगा y1 प्लस y2, और इसका पोजीशन हम कह देते हैं अपने कंफर्ट के लिए y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0। यदि x इक्वल्स टू 0 कह देंगे तो y1 देखिए क्या हो जाएगा, a sin 2 पाई f1t प्लस a sin y2 लिखेंगे 2 पाई f2t। पूछिए मुझसे सर ओमेगा के बदले आपने क्यों लिख दिया 2 पाई f, तो ओमेगा 2 पाई f के बराबर होता है। x कहाँ गया सर वेव वाला, तो x हमने 0 मान लिया है पोजीशन। सिंप्लीफाइड मॉडल में आप ये समझ पाए बीट्स का इवेंट इसके लिए, दो साउंड सोर्स से जिनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 से कम है, हमने कानों तक आते देखे दो साउंड, वो सुपर इम्पोज हुआ y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। और अब जो हमारे सामने आ गया ये आ गया साइन सी प्लस साइन डी वाला कोई फॉर्मूला आप लोग जानते हैं शायद, क्या जानते हैं, 2 साइन सी प्लस डी, और दूसरा कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा ही कुछ ना, 2 पाई f1 माइनस f2 इंटू टी बाई 2 इंटू साइन 2 पाई f1 प्लस f2, ब्रैकेट में रखिएगा f1 प्लस f2 बाई 2। ये आप देखिएगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैंने लगाया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, माइनस वाला मैंने पहले लिख लिया कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2, और ये हमारे पास आ गया इस तरह से। यहां भी दो टुकड़े दिख रहे हैं, एक कॉस और एक साइन। एक टुकड़ा दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है f1 प्लस f2, और एक टुकड़ा दिख रहा है जिसमें बहुत कम फ्रीक्वेंसी है f1 माइनस f2 बाई 2 भी कर लें बाद में। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ दो अलग अलग वेव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक कॉस वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और एक साइन वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। यदि इसको y को मैं f एंड g कह लूं, सर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, y को जो मैंने कहा बीट्स के लिए a sin 2 पाई f1t प्लस a sin 2 पाई f2t, कहां पर देख रहे हैं, एट x0 पे देख रहे हैं, और y का वैल्यू आ गया है 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी, और दूसरा जो दिख रहा है टुकड़ा साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू टी। इसमें ये जो टुकड़ा है पहला वाला टुकड़ा, इसे आप कह देते हैं टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। सर
स्टैंडिंग वेव में तो एक एक्स वाला था, एक टी वाला था, यहाँ तो दोनों टी वाला है। तो दोनों जो टी वाला है इसमें एक को मैंने कह दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को। सर इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। तो y इक्वल्स टू एफ और g को देखो, इस वाले टुकड़े को f कह लो और इस वाले टुकड़े को मान लो g कह लो। f का ग्राफ बनाते हैं, तो f का ग्राफ कैसा ग्राफ बनेगा, कॉस का, कम फ्रीक्वेंसी वाला। और g का ग्राफ बनाते हैं, g का ग्राफ बनेगा साइन का और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। क्या कॉस और साइन का ग्राफ आप लोग जानते हैं? कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, +1 या -1 से, और साइन का ग्राफ 0 से। तो आप f का एक ग्राफ देखिए पहले, कॉस वाला, एक सेकेंड, और दूसरा ग्राफ आप देखिए साइन वाला। और इनके डाटा को फील करिए और उनका प्रोडक्ट बनाइए अगले वाले चित्र में। तो देखिए एक का जब 0 हो और दूसरे का +1 हो तो मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। और फिर जैसे जैसे यहां देखिएगा f वाला जो मल्टीप्लाई होगा g के साथ, तो जो एम्पलीट्यूड है g वाला वो धीरे, पहले शुरू में ज्यादा होगा और बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा एम्पलीट्यूड। वो f के असर से f का वैल्यू देखो, f का वैल्यू देखो शुरू में कितना ज्यादा है और यहाँ आते आते 0, और इस सब का एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होगा f से, f के वैल्यू से। तो शुरू वाला a जब f के डाटा से मल्टीप्लाई होगा तो काफी ऊपर जाएगा, और उसके बगल वाला मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा नीचे रखेगा, उसके बगल वाला मल्टीप्लाई। तो ये जो रिजल्टेंट वेव हमें दिखता है, ये रिजल्टेंट वेव कुछ इस टाइप का दिखता है, ध्यान दीजिएगा, जिसका ऐसे कम होता दिखेगा और फिर बढ़ता दिखेगा, फिर कम होता दिखेगा और फिर बढ़ता दिखेगा। इसे कहते हैं कि जो ये वैल्यू है ये कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा। एम्पलीट्यूड के बारे में बात क्या करेंगे हम लोग कि टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। और कानों में जो ये साउंड आएगा एम्पलीट्यूड के बढ़ने घटने से ऐसा फील आएगा जैसे कि टाइम के साथ साउंड की लाउडनेस बढ़ रही हो और घट रही हो, जबकि कोई स्पीकर को कम ज्यादा नहीं कर रहा, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क से एज इट इज साउंड आ रहे हैं। लेकिन कानों पे जो हमें फील आ रहा होगा, ब्रेन जो जज करेगा, वैक्सिंग एंड वैगिंग ऑफ साउंड, साउंड के लाउडनेस का बढ़ना और घटना महसूस करेगा। ये जो इवेंट होता है इस इवेंट को नाम देते हैं बीट्स। और एक सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई दिया उस डाटा को, उस नंबर को कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई दिया उस डाटा को कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। पहले तो मुझे ये बताइए, दो वेव तो दिख गया होगा ना आप लोगों को, एक कॉस का एक साइन का। साइन वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, कॉस वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकली सोचो, या जो मैंने डायग्राम बनाया है उस पर रफली एक भरोसा करके आप दिमाग में ये दो कि एम्पलीट्यूड कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम दिख रहा है रिजल्टेंट वेव का, वाई का। तो वाई का वैल्यू कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इसका मतलब ये हो गया कि लाउडनेस बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। तो लाउडनेस बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब ये इवेंट हो गया बीट्स, और एक सेकेंड में जितनी बार ये घटना हुई, जितनी बार वो मैक्सिमम हमें मिला एक सेकेंड में, उसे हम कह देंगे बीट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ एक पॉइंट पे और सोचते हैं, ग्राफ पे ज्यादा परेशान ना हो। हाँ पीछे छूट गया था क्या, कौन सा पेज, फर्स्ट पेज, ये पेज नोट करिए। y इक्वल्स टू 2a cos 2 pi f, ये उसके पिछले पेज पे भी यही है, घबराना मत, यहीं से नोट करो। हाँ तो आपने x0 क्यों लिया, x0 नहीं लेंगे तो इतना सिंप्लीफाइड मॉडल आपके सामने नहीं आएगा जो आपके समझ में आए, ठीक ना। x0 है तो आपको sin c प्लस sin d आपके समझ में आता है, इसीलिए x को हटाना जरूरी था। और x0 नहीं लेते तो x के साथ k आता, k भी अलग अलग होते तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती, वो फील नहीं आ पाता मैथमेटिकली जो अभी आपके दिख रहा है। इसे नोट कर लिया। यहाँ चेक करिए आप लोग कि जब हम बात करते हैं लाउडनेस की,
इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, याद करिए। या ऐसे देख सकते हैं, इंटेंसिटी इक्वल्स टू सी इंटू एम्पलीट्यूड 2a कॉस, सी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शन ही रहने देते हैं, 2a cos स्क्वायर 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी, इसका स्क्वायर। अब मुझसे पूछेंगे आप कि सर ये कहां से आया आपके पास, कि आखिर आपने यहाँ क्या लिखा है। तो इस पूरे डाटा को देखिए, पिछले पेज पे मैंने क्या नाम दिया था इस पूरे डाटा को, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, टाइम के साथ बदलने वाला एम्पलीट्यूड यही है। अब आई का जो वैल्यू हम देख रहे हैं, देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos स्क्वायर 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी जो है ये 1 हो जाए। सर 1 हो जाए का मतलब cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी जो है ये प्लस माइनस 1 हो जाए। सर आपने कैसे सोचा ये प्लस और माइनस, क्योंकि यार चाहे cos थीटा प्लस 1 हो या cos थीटा माइनस 1 हो, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा प्लस 1 हो या cos थीटा माइनस 1 हो, ज्यादा परेशान मत होइएगा, cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 दोनों होने पे cos स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, cos स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। अब मुझे बताइए ये प्लस 1 या माइनस 1 कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो जाए, cos थीटा बताना प्लस माइनस 1 कब होगा, जब थीटा या तो 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या 4 पाई हो, सोच के देखो। तो cos थीटा या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, वो मैक्सिमम दे देगा। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या लिखेंगे उसके लिए, पाई बाई ये मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं n पाई, और थीटा के बदले में देखिए क्या लिखते हैं, 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू n पाई। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी का एक वैल्यू निकल करके चला आया, टी का वैल्यू निकल करके चला आया n अपॉन f1 माइनस f2, जिसको आप लिख सकते हैं 0, 1 बाई f1 माइनस f2, 2 बाई f1 माइनस f2, 3 बाई f1 माइनस f2, 4 बाई f1 माइनस f2। ये वो टाइम है जब जब मैक्सिमम सुनाई देगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ये वो वाले टाइम है। तो दो मैक्सिमम आने में लगने वाला जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कितना है, इंटरवल इनके सेम है या नहीं है, सेम, चेक करिए तो टाइम पीरियड कितना दिख रहा है मैक्सिमम आने के, 1 बाई f1 माइनस f2। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 बाई टाइम पीरियड f1 माइनस f2। तो यहां पर जो टाइम पीरियड आप देखते हैं, मैं पेज फिर चेंज कर दूंगा एक बार, टाइम पीरियड टू गेट आई मैक्स इक्वल्स टू, ये हो गया 1 बाई f1 माइनस f2। तो फ्रीक्वेंसी टू गेट आई मैक्स ये हो गया f1 माइनस f2, इसे ही कहेंगे बीट्स फ्रीक्वेंसी, बीट्स या शॉर्ट में लिखेंगे fb। तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, fb इक्वल्स टू f1 माइनस f2। सर आपको कैसे पता चला f1 बड़ा है, तो मॉड डाल दो, कोई जो बड़ा हो उसमें से छोटा सब्सट्रैक्ट कर लेना, जो बड़ा हो उसमें से छोटा सब्सट्रैक्ट कर लेना, तो पॉजिटिव वैल्यू हम बोलेंगे, कभी माइनस में नहीं बोलेंगे। 1 सेकंड में माइनस 3 बार मुझे मैक्सिमम सुनाई दिया, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, 1 सेकंड में 3 बार मुझे मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, तो 3 हर्ट्ज उसकी वहां फ्रीक्वेंसी हम कह देंगे। फिर से मैं पिछले पेज पे आ गया, एक बार चेक कर लें आप कि यहाँ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड हमने देखा 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी का होल स्क्वायर वाला,
और ये cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब वो 1 हो जाए, या cos थीटा क्या हो जाए, +-1 हो जाए, जिससे कि cos स्क्वायर थीटा। हाँ बोलो। हाँ 3 या 4 या 5 भी हो सकते होंगे, वे भी सोचेंगे। अभी कौन सा है, 2 में क्या बोलेंगे आपको, यदि कहा जाता है 210 और 212 हर्ट्ज वाले दो साउंड आपके कानों में आए, आपको 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई देगा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2, बस इतनी सी बात। और इस पे नंबर मिल जाते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी का ये बेसिक आइडिया है। यदि 3 फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मेंस में 2 बार आया हुआ है, तो उनके अंतर एक जैसे देगा, तभी वो प्रूफ हो पाता है। मतलब जैसे आपसे कहा 3 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक 500 हर्ट्ज, एक 505 हर्ट्ज और एक 510 हर्ट्ज, तीनों के साउंड एक साथ कानों में आए। अब जो बीट्स आपको फील आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो तीनों में कितने कितने का अंतर है, 5 का। ये जो 5 हुआ दैट इज बीट्स फ्रीक्वेंसी, बस यही। और 4 वाला तो नहीं आया है कभी, उसको प्रूफ करना और मुश्किल हो जाएगा। तो 3 वाले में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तीनों के जो है उनमें अंतर एक जैसा होगा, तभी बोल पाएंगे, तभी वो डिराइव हो पाता है। ठीक है, तो 2 वाले पे ही आपको पहले फोकस करना है, 2 वाले को ही आप मास्टर मान करके चलो। 3 वाला होगा तो सुपरपोजिशन जाओ, मैथमेटिक्स आपको आता है, ढूंढो करके कहाँ होगा आईमैक्स। 4 वाला आया, 5 वाला आया, तो सबके लिए नया है, आपके लिए भी नया है। आप यहाँ चेक करिए एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे आते हैं। आपके सामने में 2 ट्यूनिंग फॉर्क दे दिया, एक का फ्रीक्वेंसी कह देता है 500 हर्ट्ज और बीट्स का फ्रीक्वेंसी कह देता है 6 हर्ट्ज। आपसे बताने को कहता है फाइंड F2। तो सॉल्व करते हैं, कितना होगा F2, तो F2 क्या हो सकता है, तो F2 जो हो सकता है, चाहे तो F1 प्लस F भी हो सकता है या F1 माइनस F भी हो सकता है, क्योंकि बीट्स का फ्रीक्वेंसी उसका डिफरेंस है। तो या तो 5 कम होगा या 5 ज्यादा हो सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस माइनस 6, या 6 हर्ट्ज है बीट्स का फ्रीक्वेंसी, तो 6 ज्यादा हो सकता है या 6 कम हो सकता है। तो F2 का जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 506 हर्ट्ज और 494 हर्ट्ज, बस इतनी सी बात। सर इनमें से एक ही कैसे चुनेंगे, आपके दोनों ऑप्शन यदि हैं तो दोनों चुनना पड़ेगा। इतने इंफॉर्मेशन से आपके यही पता चलेगा, या तो 506 नहीं तो 494, और इस पे नंबर मिलेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सामने में कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और इस पे आप यदि वैक्स डाल दोगे, वैक्स पिघला हुआ मोमबत्ती पिघला करके इसके ऊपर डाल दो, तो वैक्स डाल दोगे तो F जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आर्म के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी। तो वेट यदि बढ़ा दें तो क्या हो जाना चाहिए, यदि हेवी हो गए तो भाग दौड़ मुश्किल हो गया, तो वेट बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, विल डिक्रीजेस। और ध्यान देना एक और कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, आप जानते हैं यदि नेल कटर किसी अच्छे कंपनी का आपने परचेज किया हुआ है, तो नेल कट करने के बाद नेल कटर का एक पोर्शन जिसपे लाइन खींचा हुआ है, जिसे आप नेल फाइलर कहते हो, नाखून के शार्पनेस को कम करने के लिए उसे आप घिस देते हो। तो नेल कटर का वो पार्ट जो घिस सकते हैं जिससे नाखून को, उसी तरह का कोई नेल फाइलर लेकर आपने यदि इसके आर्म को घिस दिया तो क्या होगा, तो हल्का हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो यदि इसके लिए आप फाइलिंग कर दें, ऑन फाइलिंग F विल इंक्रीज। तो ये 2 आइडिया ध्यान रखिए, एक तो वैक्स डालेंगे तो मोमबत्ती के मोम पिघलाकर डालने से वेट बढ़ने पर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, F डिक्रीज होगा। और यदि आपने फाइल कर दिया एक आर्म को, तो फाइल करने से क्या होगा, वेट कम हो जाएगा और उनके भाग दौड़ की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ चेक किया एक
क्वेश्चन जिसका पूछे जाने का अंदाज ऐसा है, फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, ये F2 हम ढूंढना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर हमने बीट्स का फ्रीक्वेंसी हमारे सामने अवेलेबल है 4 हर्ट्ज। पुटिंग वैक्स इन स्मॉल अमाउंट और फर्स्ट वाले पे, और F1 का जो न्यू फ्रीक्वेंसी है ये हमें नहीं पता, और इसके साथ जो बीट्स आता है न्यू, ये आ जा रहा है 7 हर्ट्ज। तो आपको बताना है इस पूरे कहानी के बेसिस पे फाइंड F2। फिर से देखिएगा, एक 400 हर्ट्ज वाला ट्यूनिंग फॉर्क और दूसरे का हमें नहीं पता फ्रीक्वेंसी, और शुरू का बीट्स फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज। और जब पहले वाले पे आप बैक्स डाल देते हैं तो नया वाला जो फ्रीक्वेंसी आएगा और पुराने वाले जो F2 है उनके साथ हम देखते हैं तो बीट्स फ्रीक्वेंसी आ रहा है 7 हर्ट्ज। तो आपको बताना है F2 कितना होगा। तो पहले तो चित्र कथा मतलब कॉपी पे क्वेश्चन लिख लो डायग्राम के फॉर्म में। कितना आया? वो आराम से सोचो, उसके बाद वैक्स डाला, उस आइडिया का भी यूज करो। ध्यान से देखो, पहले वाले आइडिया से क्या क्या पॉसिबल दिख रहा है। 404 396 हर्ट्ज। अब ध्यान देना, इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। डिटेल जब जाएंगे तो 4 वैल्यूज सोच सकते हैं हम, लेकिन यहाँ एक आइडिया देखना, लिटिल वैक्स। तो थोड़ा सा वैक्स डालेंगे तो 400 से फ्रीक्वेंसी को सोचो 399। अरे नया वाला फ्रीक्वेंसी वैक्स डालने से थोड़ा सा कम हुआ ना, तो 400 के बहुत नजदीक में सोचा 399 हर्ट्ज नया वाला, और नए वाले का 404 के साथ डिफरेंस बढ़ेगा और नए वाले का 396 के साथ डिफरेंस कम होगा। नया वाला बीट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सा रहा होगा? 404। क्यों? क्योंकि वो जैसे 399 हुआ, थोड़ा और वैक्स डाल के देखते हैं 398, थोड़ा और वैक्स डाल के देखते हैं 397। तो ये जब करते जाएंगे 396, तो ऐसे यदि नीचे आ रहे हैं, मान लो 397 हो गया, तो 397 का 396 के साथ डिफरेंस 1 रहेगा, ये तो कम हो रहा है। और 397 का 404 के साथ डिफरेंस 7 का आ गया, तो नया वाला बीच फ्रीक्वेंसी मैच कर गया 7 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या रहा होगा? 2 का। 2 का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला रहा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले से उसका डिफरेंस कम होने वाला था। यदि मुझसे कहता कि FB न्यू 2 हर्ट्ज हो गया, यदि FB न्यू 2 हर्ट्ज हो जाता थोड़ा सा वैक्स डालने पे, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हम किसको मानते? 396 को मानते। क्योंकि बीच वाले डाटा पे देखो 400 पे हमने वैक्स डाला, कम किया 399, कम किया 398, तो 396 के साथ डिफरेंस क्या होने लगता? कम। और ऊपर वाले के साथ डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि मुझे ये कहा गया होता कि नया वाला बीट से 2 हर्ट्ज, तो हम किसको चुनते आंसर के लिए? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 396। लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा गया। अभी क्या कहा गया? नया फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? नया फ्रीक्वेंसी दिया गया है 7 हर्ट्ज, मतलब बढ़ा है। बढ़ा है तो कौन सा हो गया? तो बढ़ा है तो 404 हर्ट्ज ले लेंगे इसका आंसर। क्या ये आइडिया क्लियर है? अरे तो क्या इतना टफ क्वेश्चन है कि इसको IIT पूछेगा, और बाप पूछता है ये क्वेश्चन और इस पे नंबर भी देता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप यदि समझ जाए इसे तो। फिर से देखिए एक क्वेश्चन, यहाँ आपके सामने है F 606 हर्ट्ज 1, और F2 हम ढूंढ रहे हैं। F बीट्स है 4 हर्ट्ज, वैक्स डालते हैं और F बीट्स न्यू जो आ जाता है वैक्स यूज के बाद, ये हो जाता है 7 हर्ट्ज।
बताओ तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F2 क्या होगा? 1 पे ही आपने वैक्स डाला है, F2 क्या होगा ये हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने 4 का डिफरेंस लिया है यार, ये तो सोच के देखो। जो 606 610 हर्ट्ज यहाँ आया पॉसिबल, और दूसरा हो जाएगा 602 हर्ट्ज, और वैक्स डालने पे ये नीचे आएगा, जैसे 605, जैसे 604, और इनका डिफरेंस इसके साथ कम होगा, इसके साथ बढ़ेगा, तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 610 वाला आंसर। और जब तक कुछ नहीं कहा गया मान लेना लिटिल वैक्स, थोड़ा सा वैक्स। ये मत सोचने लगना सर मैंने इतना वैक्स दिया कि इसको मैंने पहुंचा दिया नीचे 5 9 5 पे पहुंचा दिया, इतना वैक्स डाल दिया, इतना वैक्स डाल दिया, तब तो 602 भी आंसर दिखने लगेगा। तो जनरली जो क्वेश्चन में रहता है, हाँ आपके जब मल्टीपल करेक्ट में पूछा जाए तो फिर ये भी सोच सकते हैं, लेकिन इन जनरल यदि मेंस का क्वेश्चन है तो उसमें ज्यादा अकल नहीं लगाना है, तो थोड़ा सा वैक्स यूज करो यार, क्यों ज्यादा यूज करो। तो उस हिसाब से पहले जो आपने चुना वो आंसर सही है। तो सर आपने एक केस और तो कहा था, हाँ यार वो भी तो कहा था, उसे भी चेक करो। ये F1 है 403 हर्ट्ज, F2 हम ढूंढ रहे हैं, F बीट्स अभी दिख रहा है 5 हर्ट्ज, और फिर हमने यहाँ फाइलिंग यूज किया, फाइलिंग के बाद FV न्यू देखा हमने, 1 को फाइल किया है, ध्यान दीजिएगा। FV न्यू जो है वो हो जा रहा है 7 हर्ट्ज। बताइए F2 कितना है, फाइंड F2। आराम से सोचिए, चलिए सॉल्व करते वक्त ऑप्शन देखते हैं। एक तो 408 हो सकता है, और एक 398 हो सकता है। अब मुझे बताइए फाइल करेंगे तो 403 के बाद क्या लिखा जाएगा? 402। फाइल करेंगे तो 404, तो ये इसके साथ डिफरेंस कम हुआ, इसके साथ डिफरेंस बढ़ा, डिफरेंस हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो बढ़ा हुआ दिख रहा है तो कौन सा होना चाहिए? 398। आराम से देखिए, टाइम लीजिए, सोचिए, और फिर यदि कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो बीट्स का ये सिंपल सा आइडिया, सिंपल से क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कंसेप्ट की तरह। F1 है 500 हर्ट्ज, F2 है 505 हर्ट्ज, और F3 510 हर्ट्ज। generates sound together, then F beats equals to 5 hertz, F1 minus F2 या F2 minus F3 के बराबर। कंसेप्ट की तरह सेट कर लीजिए दिमाग। यदि एक जैसे ये 500 505 500 और 500 505 और 510 हर्ट्ज है, एक जैसा ही यदि डिफरेंस रहता है तो जो भी डिफरेंस है दो के बीच का, अगल बगल वाले, वही बीट्स का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तीन एक साथ यदि साउंड कर रहे हो तो। एक नेक्स्ट पॉइंट पर आइए और थोड़ा सा सोच के बताइए, ये
हम लोगों के पास आइडिया था रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपके सामने है ट्यूब और इस ट्यूब में पानी भरा हुआ, लेंथ कह दिया गया है 200 सेंटीमीटर। ट्यूनिंग फॉर्क आप रखते हैं, ऐसे ही रखा जाता है जिससे कि ये जो ऑसिलेशन आए और यहाँ पानी में एयर कॉलम का ऑसिलेशन हो, वो एक दूसरे के मतलब ये आर्म ऑसिलेट करके कॉलम जो होगा ट्यूब का उसके भीतर वाले एयर को ऑसिलेट करे। सर अभी तो आपने वाटर भरा हुआ देखा है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 320 हर्ज, ध्यान दीजिएगा 320 हर्ज। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा एयर में, इन एयर, ये भी है 320 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है इस एग्जाम्पल में फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, फाइंड फर्स्ट रेजोनेंस एयर कॉलम लेंथ L1। और पहला तो ये बताना है, और दूसरा नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस इवेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस इवेंट, ये दोनों चीजें यहां बतानी है। फर्स्ट रेजोनेंस इवेंट के लिए लेंथ बताना है एयर कॉलम का, पाइप में पानी कम करना शुरू करिए, साउंड का लाउडनेस जब बढ़ेगा वहां क्या हुआ होगा, एक तो ट्यूनिंग फॉर्क से आ रहा होगा साउंड और दूसरा एयर कॉलम से जनरेट होगा साउंड, और वो दोनों दो साउंड एक जैसे फ्रीक्वेंसी के होंगे, क्योंकि हमेशा सोर्स पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। सोर्स यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क है जो एयर कॉलम को ऑसिलेट करेगा, तो एयर कॉलम का वही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा जो ट्यूनिंग फॉर्क का है। अब ये अलग बात है कि उसमें फर्स्ट ओवरटोन बनेगा या फंडामेंटल बनेगा या सेकंड ओवरटोन बनेगा, जो बनना हो बने। तो पहले लेंथ के लिए हम फंडामेंटल सोचते हैं। पानी कम करना शुरू किया तो पहली बार क्या हुआ होगा, फर्स्ट इवेंट में, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट इवेंट में क्या हुआ होगा। फर्स्ट इवेंट में ये पानी खाली हुआ और यहाँ पर आपने एंटी नोड नोड वाला ये आइडिया सोचा, एंटी नोड नोड डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। ये ट्यूनिंग फॉर्क देखो, यहाँ जो वेव बना उसका फ्रीक्वेंसी देखो, F इक्वल्स टू V/4L। F कितना था 320, चेक कर लेना, 320 साउंड का भी स्पीड। L1 देखो, L1 हमने फर्स्ट रेजोनेंस इवेंट के लिए L1 पता कर लिया, 1/4 मीटर, 25 सेंटीमीटर। अब याद करिए, ऐसे ही जब पानी कम करते जाएंगे तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इवेंट जब आता था तो L1 इज टू L2 इज टू L3 इज टू L4 इज टू L5 वाला जो इवेंट डाटा था वो क्या था, 1:3:5:7:9, सारे ऑड मल्टीपल। तो बताइए पहला रेजोनेंस 25 सेंटीमीटर पे है, तो अगला तो कहां कहां रेजोनेंस दिखेगा मुझे, तो एक L1 दिखेगा 25, L2 दिखेगा 3:25, L3 दिखेगा 5:25, L4 दिखेगा 7:25, L5 दिखेगा 9:25। क्या ये पॉसिबल है? ये लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर, और ये 9 टाइम्स करने पर कितना हो जाएगा 225। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कितने इवेंट होंगे, केवल 4 इवेंट हो सकते हैं, 4 इवेंट पॉसिबल। पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेंस इवेंट इज 4, नंबर ऑफ दिखा दो। रेजोनेंस इवेंट is 4, possible number of resonance event is 4। हाँ वेट करो, मैं पिछला पेज दिखाता हूँ। पॉसिबल नंबर ऑफ रेजोनेंस इवेंट इज 4। पॉसिबल नंबर हमने देखे रेजोनेंस इवेंट का। ये 1:3:5 ऐसा तो मुश्किल नहीं है ना, याद रह जाएगा।
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड मल्टीपल सारे होते थे फ्रीक्वेंसी, तो V/4L1, 3V/4L2, 5V/4L3 ये सब F के बराबर होंगे, सोर्स वाले फ्रीक्वेंसी के बराबर होंगे, क्योंकि सोर्स थोड़े ना बदल रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क तो वही है। इवन इस क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि पाइप के ऊपर में कैसे रखते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, तो ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह रखते हैं, उसके साइड का जो ऑसिलेशन हो वर्टिकल प्लेन में, उसी ऑसिलेशन से एयर कॉलम भी ऑसिलेट करे, तो वर्टिकल प्लेन में रखते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, ठीक है, उसके दोनों आर्म वर्टिकल प्लेन में मौजूद है। अब यहाँ चेक करिए पिछला पेज जिनको देखना है। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब में पानी भरा हुआ है, पानी कम करना शुरू करते हैं, अचानक से एक समय तेज साउंड सुनाई देता है। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये पहला रेजोनेंस का इवेंट है। अब यहाँ एयर कॉलम ऑसिलेट करता होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह, और वो जनरेट किया है चूंकि ट्यूनिंग फॉर्क ने साउंड, तो इसलिए लाउडनेस बढ़ गई दो सोर्स होने के कारण, और F = V/4L1 आप लिख सकते हैं। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ इस जगह देखिए, यहाँ ये भी आप सोच सकते थे, ये जो L1 लेंथ दिख रहा है ना, ये L1 लेंथ किसके बराबर लिख देते आप? λ/4 के। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने यदि कभी बांसुरी देखा हो तो एक ही जैसे लेंथ के दो बांसुरी है, एक की मोटाई ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है, और एक की मोटाई कम है। आपको क्या लगता है दोनों से एक ही जैसा साउंड जनरेट होगा, या किसी से पातर और किसी से मोटी आवाज सुनाई देगी, किसी से ग्रेव साउंड आएगा, किसी से स्ट्रिल साउंड आएगा, अलग आएगा? ऐसा क्या प्रैक्टिकली फील कर सकते हो? लेकिन आपका फॉर्मूला ऐसा तो नहीं कहता। मान लो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता, मान लो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता, तो आपके दोनों के फॉर्मूले क्या थे याद करिए? V/4L फंडामेंटल के लिए दोनों का यही फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले से तो अंतर नहीं आ रहा, दोनों यदि L लेंथ का है तो फॉर्मूले से तो कोई अंतर नहीं मुझे दिख रहा। डिस्प्लेसमेंट का नोड एंटी नोड हमने देखे, दोनों का डायग्राम एक जैसा बनेगा, और दोनों का डायग्राम एक जैसा बना, और दोनों के लिए हमने ये कहा फ्रीक्वेंसी भी लिख लिए। λ/4 मैंने क्या कहा? L के बराबर। फ्रीक्वेंसी सेम आया, जबकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका कहता है कि पतले पाइप से जो आएगा साउंड वो श्रिल आएगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला श्रिल आएगा साउंड, और कम फ्रीक्वेंसी वाला ग्रेव साउंड। अरे कोई गजल सुनते हो तो उनमें जो गाए गए रहते हैं वर्डिंग्स, वो काफी लो पिच में रहता है, और कई बार हाई पिच वाले भी साउंड तुम सुनते हो, जो आप यदि गाते हैं तो जो कई बार कहता हो अरे भाई थोड़ा नीचे गाओ, थोड़ा नीचे गाओ, तो नीचे गाओ क्या, जमीन पे बैठ के थोड़े ना गाओ, मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करो। तो आप जो कहते हैं इन दोनों पाइप से ये अंतर आ रहा है, ये तो सबको पता है, तो फिर हमें या तो लॉ बदलना पड़ेगा, तो लॉ ही बदलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये लॉ का बदलाव किया गया, और इसके लिए टर्म यूज किया गया एंड करेक्शन, और इसको कहा गया E। 0.3 इंटू डी, और डी जहां क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर पाइप का डायमीटर। अब गौर करिए ये अंतर कहां किया गया? कहा यह गया कि आप जो λ/4 देख रहे हैं ये इतना ही नहीं होगा, जहां आप कह रहे हो एंटी नोड बनेगा, ये यहां नहीं बनता है डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड पाइप के कुछ बाहर जाकर के बनता है। हमने जो कहा था कि एकदम एकदम पाइप के एंड पे बनेगा, ऐसा नहीं होता है, पाइप के बाहर जाकर के बनेगा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, और जितना ये बाहर जाके बनेगा उसको ई से शो करेंगे, और ई का वैल्यू क्या होगा? 0.3 इंटू डायमीटर। एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, और डायमीटर यदि हम ज्यादा लेंगे तो ई का वैल्यू ज्यादा आएगा, डायमीटर कम लेंगे तो ई का वैल्यू कम होगा। अब आप गौर करिए, λ/4 किसके बराबर आप लिखने वाले हैं? L प्लस ई के बराबर लिखने वाले हैं। तो अब लैम्डा किसके बराबर हो गया? 4L प्लस ई के बराबर हो गया।
अब जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कैसे लिखेंगे आप, v बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, v बाई 4l प्लस ई। ऐसा करने पर अब आपको फ्रीक्वेंसी में अंतर दिखने लगेगा। जो पाइप मोटा होगा उसका ई ज्यादा होगा, उसका इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया, ये इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा। एल प्लस ई जो लेंथ है ना, ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया, एल प्लस ई हो गया पाइप का लेंथ, जिसमें आप वेव बनता देख रहे हैं, और जिसका लेंथ लेमडा बाई 4 के बराबर आप कह रहे हैं। सर इसका तो मतलब है कि अब जो आपने रेजोनेंस के L1 L2 L3 लिखे थे, सारे आप बदलने की सोच रहे होंगे। लग तो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर पहले जो आपने बताया वो, तो जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए एंड करेक्शन सोचो, तो आप मत सोचना, वैसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कहा जाए कि एंड करेक्शन बताओ, एंड करेक्शन सोचो, तो मजबूरी है, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा। तो सर कब ना सोचें और कब सोचें, तो जब आवश्यक हो, क्वेश्चन पढ़ के लगे कि नहीं यार सोचना ही पड़ेगा, तो ये ई सोचो, वरना मत सोचो। तो सर आपने क्यों बताया, तो आईआईटी में यदि 25 बार क्वेश्चन आया है तो 5 बार एंड करेक्शन भी आया है। तो अब आपके बारे में कौन सा आएगा ये मुझे थोड़े ना पता है, या तो नहीं सोचने वाला आएगा, या जिसमें सोचना पड़े ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब दोनों के लिए तैयार हो जाओ। सर दोनों के लिए तैयार हो जाओ कहना आसान है, ऐसे थोड़े ना चलेगा। अच्छा चलो, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए देखो, ओपन ऑर्गन पाइप एक बार, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहले आप क्या कहते थे, v बाई 2l, 2v बाई 2l, 3v बाई 2l, 4v बाई 2l, और यही तो चलता रहता था सारे फ्रीक्वेंसी, इवन एंड ऑड सारे मल्टीपल। जबकि क्लोज्ड में क्या कहते थे, v बाई 4l, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l, 7v बाई 4l, यही तो चलता था। अब यदि यही चलता था तो पहले तो इन्हें याद करो। जब ओपन पाइप आपके नजर के सामने आया तो दोनों जगहों पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड था, और आपको मजबूरी में इसे शिफ्ट करना पड़ा है दोनों किनारों पे। तो दोनों किनारों पे शिफ्ट करेंगे तो ई इधर भी जाएगा और ई इधर भी जाएगा। अब बताओ इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा। अब इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, सोच के देखिए, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा L प्लस ट्वाइस ई, और अब फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगे v बाई 2 इंटू L प्लस 2e। सर बड़ा संभल के याद करना पड़ेगा, तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि तेजी में याद करो। 2v बाई L प्लस 2e, ये तो बार बार लफड़ा करेगा। L प्लस 2e, 3v बाई L प्लस 2L प्लस 2e, 5v बाई, अरे 4v है तो आएगा 4v बाई 2L प्लस 2e। जबकि आप बात कर रहे होंगे ओपन के बाद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, तो उसमें एंटी नोड केवल एक सिरे पे था, तो केवल यहां शिफ्ट हो रहा था, यहां एंड करेक्शन आपको लेना था। तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ था वो क्या हो गया था, इफेक्टिव लेंथ ये था L प्लस ई, और तब आप फॉर्मूला क्या लिखते, v बाई 4 L प्लस ई, 3v बाई 4 L प्लस ई, लिखते जाओ यार। तो आप आराम से ध्यान से ये सेट करो दिमाग में कि एंड करेक्शन के लिए ओपन ऑर्गन पाइप में दो तरफ एंड करेक्शन आ रहा है, दोनों तरफ ओपन है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल एक ही तरफ आ रहा है। और ई का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, डायमीटर, पाइप के डायमीटर पे। 0.3 डी आपने लिखा है, 0.3 एक्सपेरिमेंट से पाया गया न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सर यदि मुझे 0.3 डी नहीं याद रहा तो याद रखना एंड करेक्शन कुछ होता है जो ओपन एंड पे अप्लाई करते हैं, डायमीटर पे डिपेंड करता है।
इतने पे भी ई लिख के भी काम करोगे तो ई के ही वैल्यू पूछता है, वो निकल के चला आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। वो देख लेते हैं आगे चल के, लेकिन आप ये याद ही रखें, बेहतर है 0.3d ई का वैल्यू। डायमीटर, ई एंड करेक्शन, क्लोज्ड पाइप में एक तरफ एंड करेक्शन और ओपन पाइप में दोनों तरफ एंड करेक्शन। अब यदि आप बात करें फिर से चल के रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए, तो जब फर्स्ट रेजोनेंस का इवेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, जब फर्स्ट रेजोनेंस का इवेंट होगा तो ये L1 लेंथ में आप जो वेव बनता देखेंगे ऐसे, एंटीनोड यहां नहीं होके थोड़ा सा आगे बनेगा, तो ये आप λ/4 किसके बराबर लिखेंगे, λ1/4 या λ/4 ये किसके बराबर लिखेंगे, L1 प्लस ई के बराबर लिखेंगे। ये फर्स्ट रेजोनेंस इवेंट है। और जब आप इसमें सेकेंड पाइप देख रहे होंगे, सेकेंड इवेंट देख रहे होंगे, तो सेकेंड इवेंट में जो L2 होगा और इसमें जो आप बनता हुआ देखते, ये कुछ इस तरह का दिख रहा होता, 3 λ/4 ये हो जाता L2 प्लस ई के बराबर, 3 λ/4 L2 प्लस ई के बराबर। अब यहाँ डिफरेंस लेके देखो तो, और डिवाइड करके देखो इन दो इक्वेशन को। एक बार डिफरेंस लेते हैं, 3 λ/4 माइनस λ/4 ये कितना हो गया, L2 माइनस L1 हो गया, ई कैंसिल आउट हो गया। अरे दो इक्वेशन है ना यार, सब्सट्रैक्ट किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया, ई कैंसिल आउट हो गया। और यहां से चेक करो ये वैल्यू कितने आ गए, लैम्डा इक्वल्स टू ट्वाइस L2 माइनस L1, एक रिलेशन ये आ गया। और तब यदि वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए होगा एयर में, तो v इक्वल्स टू क्या लिखते, f लैम्डा, f इंटू 2 L2 माइनस L1। तो एंड करेक्शन के बिना यदि आपको फ्रीक्वेंसी साउंड का वेलोसिटी बताना पड़ेगा तो दो बार दो लेंथ निकालेंगे, L1 L2, उनका डिफरेंस लेकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पता चल जाएगा। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से वेलोसिटी ऑफ साउंड पता कर लेते हैं एयर में क्या होगा। आपने L1 L2 तो लेंथ को मेजर किया, L2 माइनस L1 इंटू 2 इंटू f, f फ्रीक्वेंसी आपको ट्यूनिंग फॉर्क का पहले से पता है, और ऐसा लिखने पर आपको पता चल गया वेलोसिटी ऑफ साउंड। यदि आपको ये बात समझ में आई, यदि ये बात आपके समझ में आई, तो नेक्स्ट जो पार्ट है डिवाइड करके देखो, 3 λ/4 अपॉन λ/4, L2 प्लस ई अपॉन L1 प्लस ई, λ/4 कैंसिल आउट हो गया, 3L1 3E इक्वल्स टू L2 प्लस ई, ई का वैल्यू कितना हो गया, L2 माइनस 3L1 बाई 2। ये फॉर्मूले की तरह याद कर लो, L2 माइनस 3L1 बाई 2, L2 माइनस 3L1 बाई 2, इनको डब्बे में डाल दो और याद कर जाओ। ये हमारे पास ई लिखने का तरीका है। यदि कोई L3 को सोचना चाहता होगा तो L3 को कैसे सोचना, L3 प्लस ई को 5 λ/4 से बराबर कर सकते हो आप। तीसरा वाला यदि रेजोनेंस इवेंट आएगा, L4 को सोचना है, मतलब अगला वाला लेंथ, तो L4 प्लस ई किसके बराबर आ जाएगा, 7 λ/4 के बराबर आ जाएगा। ऐसे आप बढ़ेंगे आगे। आपको ई का वैल्यू चाहिए तो L2 माइनस 3L1/2। यदि आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए f इंटू लैम्डा, f इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1। सर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन आ सकता है, गौर करके देखो। ये डब्बे में है, L1 दिया गया है,
20 सेंटीमीटर, L2 दिया गया है 62 सेंटीमीटर, फर्स्ट और सेकेंड रेजोनेंस लेंथ, और आपसे पूछा गया एंड करेक्शन बताओ कितना होगा, एंड करेक्शन बताओ कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, L2 माइनस 3L1/2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, और यदि पाइप का डायमीटर पूछ दिया जाए तो 0.3 इंटू डी से इसे इक्वेट कर देंगे, तो ऑर्गन पाइप का डायमीटर भी निकल के चला आएगा। कितने पे नंबर मिला है, एक ने 2 बार 3 बार पूछा है ऐसा कि आपको फर्स्ट रेजोनेंस सेकेंड रेजोनेंस का लेंथ दे दिया और एंड करेक्शन पूछ लिया, तो क्या करेंगे, L2 माइनस 3L1, और याद करो ना वैसे क्या हुआ था, वो तो रेशियो आपको याद ही है, L1:L2:L3 1:3:5 करते थे। जब वो रेशियो डिस्टर्ब दिखे तो समझ जाओ एंड करेक्शन यूज कर रहा है। यदि पहला रेजोनेंस कहा जाए आपको 20 सेंटीमीटर पे और अगला 60 पे नहीं कह करके कहा जाए 62 सेंटीमीटर पे, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये एंड करेक्शन यहाँ यूज होगा। सोच के देखो, नहीं तो 1:3:5 वाला वैलिड होता। सोचो, पहला रेजोनेंस है 25 पे और अगला रेजोनेंस जो है 78 पे, बताओ तो एंड करेक्शन क्या होगा। एक है 25 पे और अगला रेजोनेंस है 78 सेंटीमीटर पे, तो 3/2 1.5 सेंटीमीटर, इतने पे नंबर मिल जाएगा। क्या ये आइडिया क्लियर है? तो हम लोग रेजोनेंस ट्यूब को एक्सपेरिमेंट को और थोड़ा सा डिटेल अब देखने लगे, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर के बहुत से जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन हुआ था उसके अभी भी कुछ पार्ट जो है अभी मैंने शेयर नहीं किया है लेक्चर, ये दिमाग में रख के कि अभी भी थ्योरी का एक पार्ट बाकी है, इंटरफेरेंस, उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे, तो मैं उसको अगले लेक्चर में टेकअप करूंगा, इंटरफेरेंस, और फिर लास्ट टॉपिक आता है डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ साउंड, तो फिर ये साउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास होमवर्क के लिए मैं कह तो देता हूं कि 40 तक आ गए थे, तो 40 से आगे 60 तक देखिएगा, लेकिन जो आपसे बने, नहीं बने छोड़ते चलिएगा, स्ट्रेस नहीं लेना है, 2 ही 4 बने 2 ही 4 बनाइएगा, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 2 चीजें मुझे पढ़ानी है, एक इंटरफेरेंस और एक बीट्स, वो डॉपलर्स इफेक्ट, तब जाके कंप्लीट होगा टॉपिक, ठीक। तो 2 लेक्चर अभी मेरे और चाहिए जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।